So write down distance, the next topic, that is distance between a point and the line. मतलब point और line के बीच का distance कैसे निकाला जाएगा? Write down the formula. तो अगर मान लो सपोज एक पॉइंट अपने लोग को दिया जाता है, सपोज लेट्स टेक द पॉइंट एज p x1, y और एक लाइन है जिसका इक्वेशन भी दिया हुआ है हमको ax plus by plus c equals to 0 और मान लो हम लोग को ये पॉइंट और लाइन तक के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है हम लोग को? ये पॉइंट और लाइन के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। बट कैसा डिस्टेंस? ये पॉइंट से लाइन को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ का बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? परपेंडिकुलर। जो पॉइंट से लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर लाइन से उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ऑल। तो अगर किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, एक ही बात है। तो SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ax1, y कोऑर्डिनेट को y के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा by1। पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख करके और इसको हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ लेट मी गिव वन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ पॉइंट 2, 3। ये एक पॉइंट है 2, 3 और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन हम मान लेते हैं 3x - 4y + 7 = 0 और तुमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने भी कहा तुम लोग को कि सबसे पहला पॉइंट जो लाइन का इक्वेशन है वो कैसा फॉर्म में होना चाहिए? ax + by + c = 0 के फॉर्म में। क्या फॉर्म में होना चाहिए? ax + by + c = 0, मतलब राइट साइड में 0 होना चाहिए। राइट साइड में मतलब ये नहीं कि कोई कांस्टेंट टर्म राइट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा टर्म्स लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को लाइन का इक्वेशन की x के जगह पुट कर देंगे। x कोऑर्डिनेट को x के जगह पुट करेंगे तो ये 3 * क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 * 2, 3 * 2 6 हो गया, माइनस 4 * y कोऑर्डिनेट को y के जगह पे, तो 4 * 3 कितना हो गया? 12। उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के और हम लोग डिवाइड कैसे से करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। समझ में? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। तो बताओ एक बार मुझे, अगर मैं x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से स्क्वायर करूं तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? इट इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है? -4 का स्क्वायर 16 हो गया। सो व्हाट इज 7 + 6? 13। 13 - 12 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 9 + 16 is 25, that is 5। कितना हो गया बताओ? तो डिस्टेंस 1/5 यूनिट हो गया। समझ में? मतलब अपने लोग को पॉइंट दिया गया था और लाइन दिया गया है, तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। Is this clear everyone? So minus 1 होता तो भी 1 ही होता ना? हाँ, क्योंकि मॉड्यूलस है। So I want everyone to copy down this formula and one example. Please do hurry up. Everyone note down. Suppose ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और ये दोनों का इक्वेशन ax + by + c1 = 0 है और दूसरा का इक्वेशन है ax + by + c2 = 0। बिकॉज अगर मैं दोनों लाइंस पैरेलल बोल रहा हूं तो तुम लोग को याद होगा मैंने ये सब चीज कराया है, ठीक है। इतना पार्ट सेम होगा, ठीक है नहीं? सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? c कांस्टेंट डिफरेंट होगा।
तो अगर मान लो मुझे दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं एक बात तुमको बता दूं कि पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होता है. Can you tell me what is the definition of two parallel lines? Can you tell me what is the meaning of parallel lines? Anyone? Yes. So lines which never meet. Lines which never meet each other at a point are called parallel lines. Okay, fine. तो मतलब अगर हम बोले कि two lines which are overlapping are parallel, तो ये क्या गलत है? Yes, sir. नहीं है गलत. Two overlapping lines are also parallel lines. A line is parallel to itself. Yes, because तुमको parallel lines का मैं definition बता दूं. Parallel lines का मतलब होता है दो lines जिन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अगर हम ये बोले ना कि टू लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, तो भी एक तरह से ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर होगा. क्यों बोलो तो? क्योंकि जब हम दो लाइंस को स्पेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेस पे, जब दो लाइंस को हम स्पेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेस समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, स्पेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दो लाइंस हम ऐसा दो लाइंस बना सकते हैं कि कभी वो मीट नहीं करेंगे एक दूसरे से, बट वो नॉन पैरेलल भी हो. तो ऐसा होना चाहिए. पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन का मतलब ये होना चाहिए, तुमको ऐसे डिफाइन करना चाहिए कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर. मतलब तुम ये पॉइंट चूज करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये पॉइंट चूज करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये पॉइंट चूज करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब एवरीवेयर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सेम. मुझे ऐसा बोलना चाहिए. ठीक है, तो हम लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं. तो दो ओवरलैपिंग लाइंस पैरेलल कैसे होगा? टू ओवरलैपिंग लाइंस पैरेलल कैसे हुआ? बिकॉज़ उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हर जगह क्या है बताओ तो? जीरो है. कुछ जीरो. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि a line is parallel to itself, yes, definitely a line is parallel to itself. समझ में मेरे बात? अब देखो नेक्स्ट. तो अगर मुझे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अंडर मॉड्यूलस C2 माइनस C1 लिखो या फिर C1 माइनस C2 लिखो, एक ही बात है. तो मॉड के अंदर C1 माइनस C2 लिखो या फिर C2 माइनस C1 लिखो, एक ही बात है. बिकॉज मॉड के अंदर तुम 3 माइनस 2 लिखो या फिर 2 माइनस 3 लिखो, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हो गया दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. ओके, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, सो लेट्स सी वन एग्जांपल. एक एग्जांपल से इस चीज को और क्लियर कर लेते हैं. दो लाइंस है, ठीक है, और दूसरा लाइन है. अब बताओ ये लाइंस पैरेलल है. मैंने पैरेलल लाइंस में बोला था कि ये सेम होगा. यहाँ क्या पैरेलल है बताओ तो? Yes, sir. यस, बिकॉज अगर तुम इसमें 2 मल्टीप्लाई करो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो उससे इक्वेशन मिलेगा, देखो अब मुझे क्लियर. या तो इतना सिंपल सा बात है ना, इसका स्लोप क्या होगा? -2/3. इसका स्लोप क्या होगा? -4/6. -4/6 मतलब क्या होगा? तो -2/3 तो होगा ना. तो दोनों का स्लोप सेम है कि नहीं? ऑब्वियसली अब तुमको बोलना ही पड़ेगा कि दोनों लाइंस पैरेलल है. अब देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच का इक्वेशन, सॉरी, डिस्टेंस कैसे निकालना. तो मान लो मैं इस लाइन को कंपेयर किया मैंने, सपोज ax plus by plus c1 से इक्वल टू 0, और इस लाइन को मैंने कंपेयर किया ax plus by plus c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म से. याद रखना, बट पहले कंपेयर करने से पहले ax दोनों में सेम होना चाहिए, bx सेम होना चाहिए, वो सेम बनाना पहले. ठीक है, अब देखो बनाने के बाद अब बताओ मुझे, यहाँ पे दोनों लाइंस जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया, जब मैंने इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया और इस इक्वेशन को जब मैंने इससे कंपेयर किया, तो मुझे तुम लोग बताओ a का वैल्यू, b का वैल्यू, c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू क्या क्या होगा? बताओ a का वैल्यू, b का वैल्यू, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3. तुम बोलोगे सर हम क्या ये नहीं ले सकते? तुम बोलोगे सर ये लेने से क्या होगा? फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है ना, दोनों सेम है. अब बोलेगा सर इसको अब a नहीं ले सकते? नहीं, इसको हम a नहीं ले सकते, बिकॉज इसको मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा. या तो इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, या और तुम इसको इससे कंपेयर करो, तो a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 6 हो गया.
या फिर इसको 2 से डिवाइड करके इससे कंपेयर करो। समझ में? मतलब दोनों इक्वेशन में ax plus by सेम होना चाहिए। जब हम पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पैरेलल है दोनों लाइंस क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है, लेकिन कंपेयर करने से पहले इस फॉर्म में लाना दोनों इक्वेशंस को जरूरी है। याद रखना इस चीज को, ठीक है? अब देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू -5 है और c2 का वैल्यू क्या है? 8 है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज mod of c2 minus c1 by c2 minus c1 मतलब 8 minus of -5 divided by under root a square plus b square, ये 13 by root 13 और इसको सिंप्लीफाई कर दो। 13 को हम लिख सकते हैं root 13 root 13, आंसर क्या हो जाएगा? रूट 13 यूनिट। ऑलराइट, तो चलो एक बार ये दूसरा फॉर्मूला कॉपी करके उसके नीचे मैंने जो एग्जांपल दिखाया है तुम लोगों को, ये भी कॉपी कर सकते, ठीक है? So everyone note down. I want everyone to take note of these questions which we'll be doing. Okay? And this question which we'll be doing, this page, I've already sent in the group. Okay, all right. Now everyone note down, अभी तुम लोग सम नंबर 1 and नंबर 5 करेगा। जल्दी से स्टार्ट करो। 1 and 5। 1 एकदम सिंपल है, मतलब 1 मैंने दिया जो तुम लोग एक बार खुद से करके देखो कि हाँ तुम लोग को डिस्टेंस निकालने आ रहे हैं, फॉर्मूला को यूज करने आ रहे हैं, इसीलिए मैंने नंबर 1 यहाँ पे दिया, ठीक है? और नंबर 2 है कि हम लोग को एक पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,1 एंड b 2,3 के बीच का डिस्टेंस निकालना। बट लाइन का इक्वेशन ही दिया, मतलब तुमको इसमें क्या करना है तुमको पता है, लाइन का इक्वेशन भी निकालना है, फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगाना। तो चलो ये दोनों सम फटाफट करके दिखाओ। Problem 2, number 5 question. What is the answer of question number 1? You all tell me. 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5 is the correct answer. Okay, because perpendicular distance is 3 3 is 9 minus 5 into minus 4 into minus 5 is plus 20। एंड याद होगा मैंने बताया था कि पहले इक्वेशन के सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आओ। सो -27 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, 29 minus 27 is 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 5, मतलब 2 by 5 यूनिट। चलो ये नंबर 5 हो जाता है। So what is the equation of line? Let us find out slope. It is -1. So the equation is y minus y1 equal to m into x minus x1. इक्वेशन हो गया x प्लस, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस y माइनस 5, है ना, इक्वल टू 0। और फिर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0.41, जब मतलब x की जगह 4, y की जगह 2 माइनस 5 अंडर मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 2 6, 6 माइनस 5 1, 1/√2। तो और इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? √2/2। यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट सम। नाउ इसके बाद सब कोई क्वेश्चन नंबर 8 करेगा। 8 11, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ
8 नंबर 11 नंबर अभी, ठीक है 8 11 ओके चलो एक मिनट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों को दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखना एक बार, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, लेकिन लाइन का इक्वेशन जो है वो k के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक, और एक पॉइंट दिया हुआ है 4, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द लाइन इज हाउ मच, टेल मी, क्या बताओ तो, इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट्स है, मतलब इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट्स है लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे पता है, वापस हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस वापस से कैलकुलेट करेंगे, देखना एक बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे, तो 4 3 जा 12, y कोऑर्डिनेट को y के जगह पे, तो 1 4 जा 4, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया 8 प्लस 8k और डिनोमिनेटर में 5 आ गया। और हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस मैंने निकाला है k के टर्म्स में, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या बताओ तो, इसका एक्चुअल वैल्यू 2 यूनिट्स। लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी नो दैट 10 इक्वल्स टू mod of 8 plus k। ऑलराइट, अब देखो मैंने ये बहुत बार शायद ये समझाया है कि अगर मान लो mod x का वैल्यू 4 है, तो बताओ तो x के कितने वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x के कितने वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, 2 वैल्यूज के लिए, एक +4 क्योंकि +4 का मॉड्यूलस भी 4 होता है, एक -4 उसका मॉड्यूलस भी +4 होता है। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x, one for +4 and the other for -4। तो सिंपली अगर मैं पूछूं कि mod x = 4, x का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, प्लस एंड -4 होगा, है कि नहीं, 2 आंसर होगा कि नहीं, प्लस -4। तो एग्जैक्टली सेम अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 8 + k का mod का आंसर 10 कब होगा, ऐसा देखो एक बार ऐसा हम k की जगह ऐसा वैल्यू लगाएंगे जिससे इसका आंसर +10 है कि नहीं, तुम दिमाग लगाओ एक बार, मतलब 8 + k एक बार 10 आ जाए तो चलेगा, और एक बार 8 + k का आंसर -10 आ जाए तो चलेगा। क्यों बताओ तो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्यों बोल रहा हूं बता सकते हो तुम, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि k की जगह पे तुम ऐसा वैल्यू लगाओ जिससे इसका आंसर +10 आ जाए और एक बार -10 भी चलेगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई बता सकते हो तुम? यस, नाउ व्हाई एम आई आस्किंग कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये एक्सप्रेशन एक बार +10 आएगा और एक बार -10 आएगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ 10 है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ +10 और -10 दोनों? सर क्योंकि मॉड्यूलस सर माइनस को हटा देता है सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि k का कौन सा वैल्यू के लिए 8 + k 10 आए, क्योंकि +10 का मॉड्यूलस 10 ही होता है, और 8 + k की जगह पे ऐसा कौन सा k का वैल्यू लगाऊं जिससे इसका आंसर -10 है, क्योंकि -10 का मॉड्यूलस भी क्या होता है, 10 होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है कि नहीं कि मॉड्यूलस, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा 8 + k को 2 वैल्यूज के लिए, एक +10 के लिए एक और -10 के लिए, समझ में आ रहा है? और हम सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि मॉड हटा तो राइट में क्या लग गया, +-। अभी समझ में क्लियर हुआ क्यों? अब हम लोग प्लस के साथ एक बार सॉल्व करेंगे, we'll solve either for 8 + k = +10, and once we will solve for 8 + k = -10, तो यहां से k का वैल्यू 2 आ गया और यहां से k का वैल्यू -18 आ गया। देखो पुट करके तुम लोग, 8 + 2 10, 10 का मॉड्यूलस 10, 8 प्लस ऑफ -18 कितना आया, -10, और -10 का मॉड्यूलस भी 10। तो हुआ ना क्लियर ये चीज, बताओ तो एक बार सबको के दिमाग में गया ये चीज कि कैसे हुआ ये?
ओके यस सर। एक बार इसको कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करने के बाद जो मैंने नेक्स्ट सम दिया दैट इज नंबर 11 ट्राई करो और याद रहे जो लाइन का इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के कौन सा लाइन तक की I just explain this one. Now see, question में क्या बोला है? What are the points on the x-axis? क्या बोला है? What are the points on the x-axis? तो कौन सा पॉइंट x-axis पे? थोड़ी ना ऐसे हम ब्लाइंडली ले लेंगे कि ये 1,0, 2,0, 3,0. लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि वो अगर पॉइंट x-axis के ऊपर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा ही. अगर वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा ही, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर हम x एक्सिस के ऊपर देखें 1,0, 2,0, -1,0, -3,0, so I have to take y coordinate as 0. Clear or not? तो अब देखो find the points on the x axis. So let ph, 0 be the required points on the x axis. तो ये पॉइंट कैसा है, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर, ये पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, ये पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. इस लाइन को हम क्या करते हैं पहले और सिंप्लीफाई करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अब देखो ये पॉइंट कैसे निकालना है, ये पॉइंट का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पॉइंट का गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट का गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है. क्या नहीं मिल जाएगा, वो नहीं जाएगा. we know put the value of x coordinate at the place of x, it will be 4h. Y coordinate at the place of y, so you get 0 3 is 0, -12 पूरा मॉड के अंदर आएगा and divided by x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. और जो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किया है, ये पॉइंट, अलग बात है कि पॉइंट h, 0 के टर्म्स में है, लेकिन जो मैंने डिस्टेंस इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया है, ये मेजर्ड डिस्टेंस का मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है. क्या बताओ तो ये एक्चुअल वैल्यू ये हो गया 5 4 20. और इसके बाद मुझे समझाने का जरूरत नहीं है. क्या है नेक्स्ट स्टेप में 4h - 12 प्लस -20, एक बार +20 के लिए सॉल्व करो, एक बार -20. h का वैल्यूज क्या क्या है So 8 and -2. ठीक है, 8 and -2. ओके everyone note down. After this sum, you all will be doing sum number 14 1 4. Okay, 40 number and 18 number plus तो sum. इसके बाद 14 and 18 from the book which you have shared in the group, which I have shared. So those number. So mid parallel means 3 lines. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, सबका स्लोप इक्वल होगा. ठीक है, तो दोनों का स्लोप कटा जाएगा, तो देखा देना माइनस ही है, स्लोप सबका सेम. ओके नेक्स्ट, नाउ राइट डाउन. इसके ऊपर बेस्ड हम लोग सम्स और करेंगे हम लोग, लेकिन एक काम करो, एक बार नॉर्मल फॉर्म लिखो. नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन. तो हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्म्स देखा जाए तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्म्स देखा, पॉइंट एंड स्लोप, मतलब पॉइंट और स्लोप को लेके इक्वेशन निकाल सकते हैं.
वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप लेके इक्वेशन निकाल सकते हैं, दोनों इंटरसेप्ट लेके स्लोप इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप बोला मैंने शायद गलती से, हम लोग वाई इंटरसेप्ट और स्लोप लेके इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और अगर हमको मान लो इंटरसेप्ट पता हो दोनों, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। Now add to this the fourth formula, fourth form of a line, and that is normal form. Now what is normal form of a line? Listen here. Suppose हम लोग ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये है रिक्वायर्ड लाइन जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है। और अगर मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है और मुझे ओरिजिन से लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, क्या पता है मुझे? ओरिजिन, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से लाइन तक के बीच का अगर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, जिसको हम लोग p से डिनोट करेंगे। क्या चीज से लिख के डिनोट करेंगे? स्मॉल p से। और ये जो मैंने जो डॉट से रिप्रेजेंट किया ना, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। क्यों बोलते हैं नॉर्मल? बिकॉज ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन से क्या बताओ तो नॉर्मल टू द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसीलिए इस फॉर्म का नाम क्या है? नॉर्मल फॉर्म। अगर मुझे नॉर्मल का एंगल पता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर मुझे ये एंगल ऑफ नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है, दैट इज अल्फा, तो मैं फिर ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फार्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट फॉर्म जो तुम लोग के सिलेबस में है। मतलब अगर मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो मुझे इस लाइन का अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, जिसको हम लोग p से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो नॉर्मल है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, जिसको अल्फा से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, तो हम ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ओके, नाउ इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना। सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन का मुझे नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल पता है, लेट्स से 2 यूनिट्स, और ये जो नॉर्मल है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता है, मान लो 135 डिग्री, और मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब मुझे क्या दो चीज दिया हुआ बताओ तो? p का वैल्यू दिया हुआ सबसे पहला चीज, p का वैल्यू क्या बताओ? 2 यूनिट्स, और मुझे अल्फा पता है दैट इज 135 डिग्री। तो मैं फिर ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। Therefore the required equation is x cos alpha plus y sin alpha equals to p, that is 2। अब cos 135 का वैल्यू क्या पुट करो, sin 135 भी पुट करो, और एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये फार्मूला कॉपी करो और उसका एक एग्जाम। अब हम लोग इसके ऊपर सम्स करने वाले हैं, एक बार कॉपी करो सीधा। So this is minus 1 by root 2 and this is 1 by root 2. We can see okay. So everyone note down, we'll start this particular page right now, ये वाला पार्ट, ठीक है, हम लोग ये वाला पार्ट अभी करने वाले हैं। Now everyone note down, just now you all have to do sum number 1 का number 3 and number 2, 1 का 3 करो और number 1 का 2 नहीं, number 2, समझ में आया मेरा बात? 1 का number 3 and number 2, ये दो सम अभी करना है। चलो स्टार्ट करो। So the first question is quite simple, नहीं इसमें हम लोग को P दिया हुआ है that is 8, अल्फा दिया हुआ है that is 150 डिग्री, और मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है। So it is x cos alpha
plus y sin alpha equals to p, that is 8. Now what is the value of cos 150? 16. 16. That's how much? It is half, minus half, I think. Minus root 3, that is right. And what is the value of sin 150 degree? The value Half. of sin 150 degree is half. Take LCM and simplify. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है देखना है। हम लोग को लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, मतलब p का वैल्यू 2 यूनिट्स पता है, और अल्फा लिखा हुआ है कि अल्फा मतलब समझते हो ना, अल्फा इज द एंगल ऑफ द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो अल्फा क्या है? अक्यूट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। लेकिन लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म से निकालने के लिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, मतलब sin अल्फा के साथ साथ cos अल्फा भी पता होना चाहिए। तो हम लोग cos अल्फा कैसे निकालेंगे? we know sin square अल्फा प्लस cos square अल्फा इक्वल्स टू 1. put the value of sin अल्फा, cos square alpha is 8/9, so cos alpha will be plus minus under root 8/9. 9 is a perfect square. क्योंकि अल्फा अक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अल्फा इज एन अक्यूट एंगल, ठीक है। और हम लोग रूट 8 को और सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 4 into 2, 4 is a perfect square, 2 is not, so 2. ठीक, तो cos अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन निकालो बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे cos अल्फा पुट कर दो, यहाँ पे sin अल्फा और p की जगह पे, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना तक ही रखेंगे, एक बार कॉपी कर लो।